कहानी उदय प्रकाश जी की। इस घटना का संबंध पिताजी से है, मेरे सपने से है और शहरों से भी है। शहर के प्रति जो एक जन्मजात भय होता है उससे भी है। पिताजी तब 55 साल के हुए थे, दुबला शरीर, बाल बिल्कुल मक्के के भुट्टे जैसे सफ़ेद, सिर पर जैसे रुई रखी हो। वे सोचते ज़्यादा थे, बोलते बहुत कम। जब बोलते तो हमें राहत मिलती, जैसे देर से रुकी हुई सांस निकल रही हो। साथ साथ हमें डर भी लगता। हम बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा रहस्य थे। हमें पता था कि संसार के सारे ज्ञान की तिजोरी उनके पास है। हम जानते थे कि संसार की सारी भाषाएं वे बोल सकते थे। दुनिया उनको जानती है और हमारी तरह ही उनसे डरती हुई उनका सम्मान करती है। हमें उनकी संतान होने का गर्व था। कभी कभी वैसे ऐसा सालों में एक आध बार ही होता है। वे शाम को हमें अपने साथ टहलाने कहीं बाहर ले जाते। चलने से पहले वे मुंह में तम्बाकू भर लेते थे। तंबाकू के कारण वे कुछ बोल नहीं पाते थे। वे चुप रहते। यह चुप्पी हमें बहुत गंभीर, गौरवशाली, आश्चर्यजनक और भारी भरकम लगती। छोटी बहन कभी उनसे रास्ते में कुछ पूछना चाहती तो फौरन मैं जवाब देता ताकि पिताजी को बोलना ना पड़े। वैसे यह काम काफ़ी मुश्किल और जोखिम भरा होता है, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मेरा जवाब गलत हुआ तो पिताजी को बोलना पड़ जाएगा। बोलने में उन्हें परेशानी होती थी। एक तो उन्हें तंबाकू की पीक निकालनी पड़ती थी, फिर जिस दुनिया में वे रहते थे वहाँ से निकलकर यहाँ तक आने में उन्हें एक कठिन दूरी तय करनी पड़ती थी। वैसे बहन के सवालों में कोई खास बात नहीं होती थी। जैसे वह यही पूछ लेती कि सामने झियोलों की सूखी टहनी पर बैठी उस चिड़िया को क्या कहते हैं। मैं चूँकि सारी चिड़िया को जानता था, इसलिए बता सकता था कि वह नीलकंठ है और दशहरे के दिन उसे ज़रूर देखना चाहिए। मेरी पूरी कोशिश रहती कि पिताजी को आराम रहे और वे सोचते रहें। मेरी माँ की दोनों की पूरी कोशिश रहती थी कि पिताजी अपनी दुनिया में सुख चैन से रहें, वहाँ से उन्हें जबरन बाहर न निकाला जाए। वह दुनिया हमारे लिए बहुत रहस्यपूर्ण थी, लेकिन हमारे घर की और हमारे जीवन की बहुत सी समस्याओं का अंत पिताजी वहीं रहते हुए करते थे। जैसे जब मेरी फीस की बात आई, उस समय हमारे पास का आखिरी गिलास भी गुम गया था और सब लोग लोटे में पानी पीते थे। पिताजी 2 दिन तक बिल्कुल चुप रहे। माँ को भी शक होता था कि पिताजी फीस की बात बिल्कुल भूल गए हैं या फिर इसका हल उनके वश की बात नहीं। लेकिन तीसरे दिन सुबह सुबह पिताजी ने मुझे एक पत्र लिफाफे में रख कर दिया और शहर के डॉक्टर पंत के पास भेजा। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जब डॉक्टर ने मुझे शरबत पिलाया, घर के भीतर ले जाकर अपने बेटे से परिचय कराया और 100 के 3 नोट मुझे दिए। हम पिताजी पर गर्व करते थे, प्यार करते थे, उनसे डरते थे और उनके होने का एहसास ऐसा था जैसे हम किसी किले में रह रहे हों। ऐसा किला जिसके चारों ओर गहरी नहरें खुदी हुई हों, बुर्जें बहुत ऊंची हों, दीवारें सख्त लाल चट्टानों की बनी हुई हों और हर बाहरी हमले के लिए हमारा किला अभेद हो। पिताजी एक खूब मजबूत किला थे। उनके परकोटे पर हम सब कुछ भूलकर खेलते थे, दौड़ते थे और रात में खूब गहरी नींद में सो जाते थे। लेकिन उस शाम को जब पिताजी बाहर से टहल कर आए तो उनके टखने में पट्टी बंधी थी। थोड़ी देर में गांव के कई लोग वहां आ गए। पता चला कि पिताजी को जंगल में तिरिच, एक जहरीला लिजार्ड, ने काट लिया। हम जानते थे कि तिरिच के काटने पर आदमी बच नहीं सकता। रात में लालटेन की धुंधली मटेली रोशनी में गांव के बहुत से लोग हमारे आंगन में जमा हो गए थे। पिताजी उनके बीच में थे, जमीन पर बैठे हुए। फिर पास के गांव का चुटुआ नाई भी आया। वह अरुण के पत्ते और कंडे की राख से जहर उतारता था। तिरिच एक बार मैंने देखा था,
तालाब के किनारे जो बड़ी बड़ी चट्टानों के ढेर थे और जो दोपहर में खूब गर्म हो जाते थे, उनमें से किसी चट्टान की दरार से निकलकर वह पानी में पीने तालाब की ओर जा रहा था। मेरे साथ थानू था। उसने बतलाया कि वह तिरिच है, काले नाग से 100 गुना ज़्यादा उसमें जहर होता है। उसी ने बताया कि सांप तो तब काटता है जब उसके ऊपर पैर पड़ जाए या कोई ज़बरदस्ती उसे तंग करे, लेकिन तिरिच तो नज़र मिलते ही दौड़ता है, पीछे पड़ जाता है। उसने बचने के लिए कभी सीधा नहीं भागना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा चलकर काटते हुए गोल मोल दौड़ना चाहिए। दरअसल जब आदमी भागता है तो ज़मीन पर वह सिर्फ अपने पैरों के निशान नहीं छोड़ता, बल्कि हर निशान के साथ वहाँ की धूल में अपनी गंध भी छोड़ता है। तिरिच इसी गंध के सहारे दौड़ता है। थानू ने बतलाया कि तिरिच को चकमा देने के लिए आदमी को यह करना चाहिए कि पहले तो वह बिल्कुल पास पास कदम रखे, फिर जल्दी जल्दी कुछ दूर दौड़े, फिर 4-5 बार खूब लंबी लंबी छलांग दे। तिरिच सूंघता हुआ दौड़ता आएगा। जहाँ पास पास पैर के निशान होंगे वहाँ उसकी रफ्तार खूब तेज होगी, और जहाँ आदमी ने छलांग मारी होगी वहाँ आकर वह उलझन में पड़ जाएगा। वह इधर उधर तब तक भटकता रहेगा जब तक उसे अगले पैर का निशान और उसमें बसी गंध नहीं मिल जाती। हमें तिरिच के बारे में 2 बातें और पता थी। एक तो यह कि जैसे ही वह आदमी को काटता है वैसे ही वह वहाँ से भागकर किसी जगह पेशाब करता है और वह पेशाब में लौट जाता है। अगर तिरिच ने ऐसा कर लिया तो आदमी बच नहीं सकता। अगर उससे बचना है तो तिरिच के पेशाब में लौटने से पहले ही खुद किसी नदी, कुएं या तालाब से डुबकी लगा लेनी चाहिए, या फिर तिरिच के ऐसा करने के पहले ही उसे मार देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि तिरिच काटने के लिए तभी दौड़ता है जब उससे नज़र टकरा जाए। अगर तिरिच को देखो तो उससे कभी आंख मत मिलाओ। आंख मिलते ही वह आदमी की गंध पहचान लेता है और फिर पीछे लग जाता है। फिर तो आदमी चाहे पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा ले तो तिरिच के पीछे पीछे आता ही रहेगा। मैं भी तमाम बच्चों की तरह उस समय तिरिच से बहुत डरा था। मेरे 2 सपने के सबसे खतरनाक पात्र 2 ही थे, एक हाथी, दूसरा तिरिच। हाथी तो फिर भी दौड़ता दौड़ता थक जाता है। मैं पेड़ पर चढ़कर बच जाता था या फिर उड़ने लगता था, लेकिन तिरिच उसके सामने तो मैं किसी इंद्रजाल में बंध जाता था। मैं सपने में कहीं जा रहा होता तो अचानक ही किसी जगह वह मिल जाता। उसकी जगह तय नहीं होती थी। कोई ज़रूरी नहीं था कि वह चट्टानों की दरार में, पुरानी इमारतों के पिछवाड़े या किसी झाड़ी के पास दिखे। वह मुझे बाजार में, सिनेमा हॉल में, किसी दुकान या मेरे कमरे में ही दिख सकता था। मैं सपने में कोशिश करता कि उससे नज़र ना मिलने पाए, लेकिन वह इतनी परिचित आंखों से मुझे देखता कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाता था, और बस आंख मिलते ही उसकी नज़र बदल जाती थी। वह दौड़ता था और मैं भागता था। मैं गोल गोल चक्कर लगाता, जल्दी जल्दी पास पास डग भर एक कर अचानक खूब लंबी लंबी छलांगे लगता, उड़ने की कोशिश करता, किसी ऊंची जगह पर चढ़ जाता, लेकिन मेरी हजारों कोशिशों के बावजूद वह चकमा नहीं खाता था। वह मुझे बहुत घाघ, समझदार, चतुर और खतरनाक लगता। मुझे लगता कि वह मुझे खूब अच्छी तरह से जानता है। उसकी आंखों में मेरे लिए परिचय की जो चमक थी, उससे मुझे लगता कि वह मेरा ऐसा शत्रु है जिसे मेरे दिमाग में आने वाले हर विचार के बारे में पता है। मेरा सबसे खौफनाक, यातनादायक, भयंकर और बेचैनी से भरा यही सपना था। भागते भागते मेरा पूरा शरीर थक जाता, फेफड़े फूल जाते, मैं पसीने में लथपथ होकर बेदम होने लगता और एक बहुत सी डरावनी, सुन कर डालने वाली मृत्यु बिल्कुल करीब आने लगती। मैं ज़ोरों से चीखता, रोने लगता, पिताजी को, थानू को या मैं माँ को पुकारता। फिर मैं जान जाता कि यह सपना है, लेकिन यह पता चल जाने के बावजूद मैं अच्छी तरह से जानता कि तब भी मैं अपनी इस मृत्यु से नहीं बच सकता। मृत्यु नहीं, त्रिच द्वारा अपनी हत्या से। और ऐसे में मैं अपने में ही कोशिश करता कि किसी तरह मैं जाग जाऊं। मैं पूरी ताकत लगाता, सपने के भीतर आंखें खोलकर फाड़ता, रोशनी को देखने की कोशिश करता और जोर से कुछ बोलता। कई बार बिल्कुल ऐन मौके पर मैं जागने में सफल हो जाता,
माँ बतलाती कि मुझे सपने में बोलना और चीखने की आदत है। कई बार उन्होंने मुझे नींद में रोते हुए भी देखा था। ऐसे में उन्हें मुझे जगा डालना चाहिए, लेकिन वे मेरे माथे को सहलाकर मुझे रज़ाई से ढक देती थी और मैं उसी खौफनाक दुनिया में अकेला छोड़ दिया जाता था। अपनी मृत्यु बल्कि अपनी हत्या से बचने की कमज़ोर कोशिश में भागता दौड़ता चीखता। वैसे धीरे धीरे मैंने अनुभव से यह जान लिया था कि आवाज़ ही ऐसे मौके पर मेरा सबसे बड़ा अस्त्र है जिससे मैं तिरछ से बच सकता था। लेकिन दुर्भाग्य से हर बार इस अस्त्र की याद मुझे बिल्कुल अंतिम समय पर आती, तब जब वह बिल्कुल मुझे पा लेने वाला होता था। अपनी हत्या की सांसें मुझे छूने लगती। मौत के नशे में भरे एक निर्जीव लेकिन डरावने अंधेरे से मैं घिर जाता। लगता मेरे नीचे कोई ठोस आधार नहीं, मैं हवा में हूँ। और वह पल आ जाता जब मेरे जीवन का अंत होने वाला होता। तभी बिल्कुल इसी एक बहुत सी छोटी और नाजुक पल में मुझे अपने इस अस्त्र की याद आती और मैं ज़ोर ज़ोर से बोलने लगता। इस आवाज़ के सहारे मैं सपने से बाहर निकल आता, मैं जाग जाता। कई बार माँ मुझसे पूछती कि मुझे क्या हो गया था। तब मेरे पास इतनी भाषा नहीं थी कि मैं उन्हें सब कुछ एक एक चीज़ उसी तरह बता सकूं। अपनी इस असमर्थता के बारे में मुझे खूब पता था। इसी वजह से मैं एक अजीब सी तनाव में बेचैनी और असहायता से भर जाता। अंत में हार कर इतना ही कह पाता कि बहुत डरावना सपना था। जाने क्यों मुझे शक था कि पिताजी को उस तिरछ ने काटा था जिसे मैं पहचानता था और जो मेरे सपने में आता था। लेकिन अच्छी बात यह हुई कि जैसे कि वह तिरछ पिताजी को काटकर भागा, पिताजी ने उसका पीछा कर उसे मार डाला था। तय था कि अगर वे फौरन उसे नहीं मार पाते तो वह पेशाब करके उसमें ज़रूर लौट जाता। फिर पिताजी किसी हाल में ना बचते। यही वजह थी कि पिताजी को लेकर मुझे उतनी चिंता नहीं रह गई थी, बल्कि एक तरह की राहत और मुक्ति की खुशी मेरे भीतर धीरे धीरे पैदा हो रही थी। कारण एक तो यही कि पिताजी ने तेरिच को तुरंत मार डाला था और दूसरा यह कि मेरा सबसे खतरनाक पुराना परिचित शत्रु आखिरकार मर चुका था। उसका वध हो चुका था और अब मैं अपने सपने के भीतर कहीं भी बिना किसी डर के सीटी बजाता घूम सकता था। उस रात देर तक हमारे आंगन में भीड़ रही है। पिताजी की झाड़ फूंक चलती रही। कांटे के जख्म को चीरकर खून भी बाहर निकाला गया। कुएं में डालने वाली लाल दवा जख्म में भरा गया। मैं निश्चित था अगली सुबह पिताजी को शहर जाना था। अदालत में पेशी थी। उनके नाम सम्मन आया था। हमारे गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर से निकलने वाली सड़क से शहर के लिए बसें गुजरती थीं। उनकी संख्या दिन भर में मुश्किल से 2 या 3 थी। गनीमत थी कि पिताजी जैसे ही सड़क तक पहुँचे, शहर जाने वाले पास के गांव का एक ट्रैक्टर उन्हें मिल गया। ट्रैक्टर में बैठे हुए लोग पहचानने के ही थे। ट्रैक्टर 2-2.5 घंटे में शहर पहुंच जाने वाला था, यानी अदालत खुलने से काफ़ी पहले। रास्ते में तेरिच की बात चली। पिताजी ने अपना टकना उठा उन लोगों को दिखलाया। ट्रैक्टर में पंडित राम अवतार भी थे। उन्होंने बतलाया कि तेरिच के जहर की एक खासियत यह भी है कि कभी कभी यह 24 घंटे बाद ठीक उसी वक्त जिस वक्त पिछले दिन तेरिच ने काटा अपना असर दिखाता है। इसलिए अभी पिताजी को निश्चिंत नहीं होना चाहिए। ट्रैक्टर के लोगों ने पिताजी का ध्यान एक और बड़ी गलती की ओर खींचा। उनका कहना था कि यह तो पिताजी ने बहुत ठीक किया कि तेरिच को फौरन मार डाला, लेकिन इसके बाद भी तेरिच को यूं ही नहीं छोड़ देना चाहिए। उसे कम से कम जला ज़रूर देना चाहिए था। उन लोगों का कहना था कि बहुत से कीड़े मकोड़े और जीव जंतु रात में चंद्रमा की रोशनी में दोबारा जी उठते हैं। चांदनी में जो ओस और शीत होती है उसे अमृत होता है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि जिस सांप को मरा हुआ समझकर रात में यूं ही फेंक दिया जाता है,
उसका शरीर चांद की शीत में भीग कर दोबारा जी उठता है और वह भाग जाता है। फिर वह हमेशा बदला लेने की ताक में रहता है। ट्रैक्टर के लोगों को शक था कि कहीं ऐसा न हो कि रात में जी उठने के बाद तिरिच पेशाब करके उसमें लौट जाए। ऐसा हुआ तो 24 घंटे बीतते बीतते ठीक उसी घड़ी आने पर तिरिच का जानलेवा जहर पिताजी पर चढ़ना शुरू हो जाएगा। उन लोगों ने सलाह भी दी कि पिताजी को वहीं से वापस लौट जाना चाहिए और अगर संयोग से उस तिरिच की लाश उसी जगह पड़ी हुई तो उसे अच्छी तरह जलाकर राख कर देना चाहिए। लेकिन पिताजी ने उन्हें बताया कि एक पेशी कितनी ज़रूरी थी। यह तीसरा संबंध था और अगर इस बार भी वे अदालत में हाजिर ना हुए तो वे गैर जमानती वारंट के निकलने का डर था। पेशी भी हमारे उसी मकान को लेकर थी जिसमें हमारा परिवार रह रहा था। वकील को पिछले 2 बार की पेशी में फीस भी नहीं दी जा सकी और कहीं अगर उसने लापरवाही दिखा दी तो जज सनक गया और यह हमारी कुड़की डिक्री भी करवा सकता है। विचित्र स्थिति थी। अगर पिताजी उस तिरिच की लाश को जलाने के लिए ट्रैक्टर से उतरकर वहीं से गांव लौट आते तो गैर जमानती वारंट के तहत वे गिरफ्तार कर लिए जाते और हमारा घर हमसे छिन जाता। अदालत हमारे खिलाफ हो जाती। लेकिन पंडित राम अवतार एक वैद्य भी थे। ज्योतिष पंचांग के अलावा उन्हें जड़ी बूटियों की भी बड़ी गहरी जानकारी थी। उन्होंने सुझाया कि एक तरीका ऐसा है जिससे पिताजी पेशी में हाजिर भी हो सकते हैं और तिरिच के जहर से 24 घंटे के बाद बच भी सकते हैं। उन्होंने बताया कि चरक का निचोड़ इस सूत्र में है कि विष ही विष की औषधि होती है। अगर धतूरे के बीज कहीं मिल जाएं तो वह तिरिच के जहर के काट तैयार कर सकते हैं। अगले गांव सामंतपुर में ट्रैक्टर रोक दिया गया और एक तेली के खेत में धतूरे के पौधे आखिरकार खोज निकाले गए। धतूरे के बीजों को पीसकर उसे तांबे के पुराने सिक्के के साथ उबालकर काढ़ा तैयार किया गया। काढ़ा बहुत कड़वा था, इसलिए उसे चाय में मिलाया। तिरिच कहानी